और चलिए अब देखेंगे घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। तो देखिए, उपचुनाव का फैसला आए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन नतीजों को लेकर सियासी रार अभी भी जारी है। मायावती के एक ट्वीट ने फिर से सियासत का पारा चढ़ा दिया है। सपा और रामपुर में भाजपा की जीत पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने रामपुर में समाजवादी पार्टी की हार को लेकर सपा और भाजपा पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की जीत हुई है, लेकिन रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की खास सीट पर योजना के तहत कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हार हुई है। कहीं ये सब सपा और भाजपा की मिलीभगत के परिणाम तो नहीं? मायावती के इस ट्वीट पर बीजेपी की ओर से प्रहार किया गया है। भूपेंद्र चौधरी ने मिलीभगत के आरोपों को सिरे से खारिज किया है और पूछा है कि मिलीभगत होती तो भाजपा मैनपुरी और खतौली क्यों हारती? हमारी कहीं से कोई मिलीभगत नहीं है। रामपुर हम जीते हैं, खतौली मैनपुरी नहीं जीते। हम लोगों ने कहा उसमें कि जो कमी रही है जानकारी करके समीक्षा करके आगे बढ़ेंगे। दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा में उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन कांग्रेस भी उपचुनाव में नहीं उतरी थी। ऐसे में उपचुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और सपा के बीच ही थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के बीच जुबानी जंग जारी है। अब ये मामला चैलेंज तक पहुंच गया है। पान, गुटखा और वोदका से शुरू हुई लड़ाई अब सियासी अखाड़े तक पहुंच गई है। अखिलेश पर पलटवार करते हुए सुब्रत पाठक ने अब अखिलेश यादव को खुली चुनौती दे दी है और कहा है कि 2024 के चुनाव में अखिलेश जहां से चुनाव लड़े वो उनके खिलाफ मैदान में खड़े होने को तैयार हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ आप ही को लड़ाया जाए, वो जहां से भी लड़े, ये कहेंगे आप अपने संगठन? मैं 100% मैं मांग करता हूं कि अखिलेश जी जहां से लड़े मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव के पान खैनी वाले बयान पर भी पलटवार किया और अखिलेश को सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत बातों का ध्यान रखने की नसीहत दी। निजी जीवन की चर्चा कभी सार्वजनिक जीवन में होती नहीं है और कुल मिलाकर वो अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो वो समझते क्या है? क्या हम लोग कोई कमजोर लोग हैं क्या? वो ठीक है, वो हमको भी लोकतंत्र में उतनी ताकत है जितनी उनको ताकत है, वो बात अलग है। वो मुख्यमंत्री रहे हैं तो हम भी सांसद हैं, तो कुल मिला के उनको एक बात समझ लेना चाहिए, ना हम उनसे डरते हैं ना हम उनसे दबते हैं। जाहिर है ये तमाम बयान मैनपुरी उपचुनाव में हार जीत का साइड इफेक्ट है। उम्मीद है कि बयानों की तासीर अभी और तल्ख होगी। और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के नेताओं ने लखनऊ में रणनीतियों को लेकर मंथन किया। उपचुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में अब बीजेपी का पूरा फोकस है। इसी के मद्देनजर लखनऊ में बीजेपी की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत निकाय चुनाव के प्रभारी और पार्टी के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में मंडलावार और जिलेवार रणनीतियों की रूपरेखा तय की गई। नगर निकाय चुनाव की बात है तो नगर निकाय चुनाव की भी पूरी तैयारी हम लोगों ने की है, संगठनात्मक भी। इधर मैनपुरी और खतौली की जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी भी निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में भी सपा को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास था, है और बढ़ा है। ये चुनाव का परिणाम है और आने वाले समय समाजवादी पार्टी और ताकत के साथ आगे बढ़ेगी। दरअसल उपचुनाव में मैनपुरी और खतौली सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। अब भाजपा की कोशिश है कि उपचुनाव की हार का असर नगर निकाय के चुनावों पर न पड़े। इसके लिए भाजपा ने पूरा दमखम लगा रखा है। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा पर हमलावर हैं। अंबेडकर नगर में एक बार फिर से राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर अंबेडकर नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते नजर आए। कहा कि समाजवादी पार्टी से लोग नफरत करते हैं। देखिए, हम पूरे उत्तर प्रदेश की विषय में बता दें, समाजवादी पार्टी से लोग नफरत करते हैं। इतना ही नहीं, मैनपुरी में सपा की जीत पर भी ओपी राजभर ने कटाक्ष किया। राजभर ने कहा कि मैनपुरी में नेताजी के नाम पर वोट पड़े हैं, जबकि भावी राजनीति में शिवपाल यादव की कोई भूमिका नहीं होगी। अब चाचा भतीजा हैं, अब हो सकता है, परिवार कभी भी एक हो सकता है। इनकी भावी राजनीति में शिवपाल की कितनी भूमिका रहेगी? कोई भूमिका नहीं है। आपको बता दें, सुबह सपा और सपा ने विधानसभा चुनाव 2022 में मिलकर चुनाव लड़ा। राज्य की 403 सीटों में से 6 सीटों पर सुबह सपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में मतभेद होने पर गठबंधन टूट गया। इसके बाद से ही ओपी राजभर अखिलेश यादव के खिलाफ मुखर। और नगर निकायों को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की तैयारी में।
एक तरफ तो भाजपा नगर निकाय चुनाव की बाहुबली तैयारी कर रही है, तो वहीं भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष ने झंडा बुलंद कर दिया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट हो जाना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि कांग्रेस के साथ खड़े हों, कांग्रेस की मजबूती के साथ हमें निश्चित तौर से हम आपको अच्छा विकल्प देंगे। नगर निकाय चुनाव में विपक्षी पार्टियां इस प्रयोग को आजमा सकती हैं और यही वजह है कि अजय राय अब ऑफर दे रहे हैं। हालांकि पूर्व मंत्री अजय राय का दावा है कि भाजपा से लोग नाराज हैं और इस चुनाव में कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी। तौर से कांग्रेस या मजबूती के साथ इस बार नगर निगम में अपना झंडा गाड़ेगी, बुलंद करेगी और इस बार हम लोग प्रयागराज में नगर निगम मेयर का चुनाव जीतेंगे। अजय राय के विपक्ष को ऑफर वाले बयान के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो सकती हैं। नगर निकाय चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, लिहाजा कुछ पार्टियां एकजुट होती हैं तो चुनावी समीकरणों पर कुछ असर जरूर पड़ सकता है। देखिए, वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यूपी के हेल्थ सेक्टर में बढ़ते कदम की बात की। उन्होंने कहा कि तकनीक की मदद से यूपी हेल्थ सेक्टर में लगातार आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा, जब पूरी दुनिया कोरोना काल में जूझ रही थी तब उत्तर प्रदेश ने मॉडल पेश किया। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा भारत का जो परिणाम था और दुनिया के किसी भी विकसित देश से कई गुना अच्छा था। इस मौके पर सीएम योगी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। कहा कि आजादी के बाद 2017 तक मात्र 12 मेडिकल कॉलेज ही थे, लेकिन अब प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 36 हो गई है। मात्र 5-5.5 वर्ष के अंदर 33 नए मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से निर्माण में। सीएम योगी ने हेल्थ सेक्टर में भारतीय परंपराओं का भी महत्व समझाया और बताया कि भारत की योग परंपरा को 200 से ज्यादा देश फॉलो कर रहे हैं। तो यूपी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है और इसी सिलसिले में सीएम योगी पश्चिम के बाद अब पूर्वांचल की बिसात बिछा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिव की नगरी काशी के दौरे पर रहे, जहां सबसे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और बाबा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने निकाय की बिसात बिछाते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रबुद्ध जन को संबोधित किया। आज भाइयों बहनों, जिस काशी में पहले वर्ष में 1 करोड़ श्रद्धालु आते थे, अब 1 महीने में ही 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं। दरअसल निकाय चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी का वाराणसी में ये 16वां प्रबुद्ध सम्मेलन था, जहां उन्होंने काशी के विकास का नारा बुलंद किया, सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और बुलडोजर के जरिए क्राइम फ्री यूपी का संदेश भी दिया गया। अपराध मुक्ति के संदेश के साथ मुख्यमंत्री आज प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रबुद्ध जनों के बीच में थे। अपने संबोधन में सीएम योगी ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी दी और कहा कि सुरक्षा में सेंधमारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी का ये अंदाज काशी के प्रबुद्ध जनों को काफी पसंद आया और सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली भी अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की राह पर चल निकले और हर मंच से लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए शौकत अली इन दिनों मुरादाबाद में डेरा डाले हुए हैं। मुस्लिम बाहुल इलाके में जनसभाएं कर रहे हैं और ऐसे ही एक सभा के दौरान एआईएमआईएम के यूपी चीफ शौकत अली ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि अगर कांवड़ यात्रा निकाली जा सकती है तो सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। शौकत अली ने गैर कानूनी लाउड स्पीकर हटाने के मुद्दे को भी एक तरफा कार्रवाई बताते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर अजान का विरोध करते हैं। इसके बाद ऐसा लगता है कि देश में 2 अलग-अलग कानून हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 10:30 बजे से रात 10:30 बाद नहीं बोल सकते और पूरे देश के लिए ये कानून है। 24 घंटे बसता है, 48 घंटे बसता है, मिली जुली आबादी है, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। एआईएमआईएम यूपी में जल्द होने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए पार्टी मुस्लिम समुदाय को अपने साथ लाने की कोशिशों में लगी है। इसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली अब भड़काऊ बयान देने से गुरेज नहीं कर रहे। सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। अब कानपुर पुलिस जेल में पूछताछ की तैयारी में है।
सोलंकी ब्रदर्स भले ही जेल में हैं, लेकिन बाहर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। आगजनी मामले में पुलिस ने 33 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद अब कानपुर पुलिस जेल में पूछताछ करने की तैयारी में है। दरअसल कानपुर के जाजमऊ में आगजनी मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट के साथ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दाखिल किए गए हैं और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई है। अब पुलिस इरफान सोलंकी से पूछताछ की तैयारी में है। फर्जी आधार कार्ड मामले में भी पूछताछ हो सकती है। साथ ही फर्जी आधार पर हवाई यात्रा मामले में भी पूछताछ की तैयारी है। इतना ही नहीं, 2 और मामलों में भी इरफान सोलंकी से पुलिस पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी पर डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नाजिर फातिमा ने मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों भाइयों पर आगजनी और धमकाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद दोनों भाई फरार चल रहे थे। हालांकि कुछ दिन पहले ही दोनों भाइयों ने कानपुर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचकर सरेंडर किया था, जिसके बाद दोनों भाई जेल में बंद हैं। ऐसे में अब इरफान सोलंकी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब से इरफान सोलंकी जेल में हैं, गवाह खुलकर सामने आने लगे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।